बड़ी खबर, काउंसिल ऑफ फ्राइडे इमाम का बयान सामने आ गया। इस बीच राष्ट्रपति रईसी की मौत हुई है, ये कहना है काउंसिल का। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बयान आ रहे हैं सामने। काउंसिल ऑफ फ्राइडे इमाम का ये बड़ा बयान सामने आया है। रईसी के मौत को लेकर बताया गया है कि उनकी मौत हुई है। और हमारे साथ मनीष लगातार बने हुए, सुमित भी बने हुए, तमाम खास मेहमान बने हुए। मनीष, अभी भी जिस तरह से काउंसिल ऑफ फ्राइडे कह रहा है, अभी भी लेकिन इस बात की कोई आशंका है कि अभी क्लियरिटी होनी बाकी है? देखिए, साफ तौर पर यह है कि किसी के जीवित होने का कोई सुराग नहीं है। यह बात तो रेस्क्यू टीम बार बार कह रही है, लेकिन चूंकि अभी तक कोई बॉडी नहीं मिली है, एक दो तस्वीरें आ रही है जिसको इंडिपेंडेंट तरीके से वेरीफाई करना मुश्किल है कि क्या वो बॉडी उन्हीं की है या नहीं है। और इसी वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि जीवित होने का कोई सुराग अब तक नहीं मिला। आसपास के लोकेशन पर लगातार ढूंढा जा रहा है। अब तक जो हेलीकॉप्टर पर सवार थे, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, वहां के इमाम और गवर्नर, उनमें से किसी को भी किसी के जीवित होने का सुराग नहीं मिला। हाँ, वहां से यह बात अलग है कि कुछ ईरानी मीडिया में कुछ तस्वीरें आई है जहां पर एक दो बॉडी का जिक्र है, लेकिन क्या वो बॉडी इन्हीं में से किसी लोगों की है या नहीं, इसको इंडिपेंडेंट तौर पर पुष्टि नहीं की गई। और दूसरी बात यह है कि आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ। एक खास डेवलपमेंट और दिखाई दे रही है कि ईरान के कुछ सरकारी मीडिया में जो वहां पर एंकर हैं, जो रिपोर्टर हैं, उन सब ने अब काला लिबास पहन लिया है। तो एक तरह के अलग अलग इंडिकेशंस दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर चूंकि मामला ईरान के राष्ट्रपति का है, ईरान के विदेश मंत्री का है, आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। लेकिन सुमित, ये काउंसिल ऑफ फ्राइडे इमाम का ये बयान भी अपने आप में एक तरह का कॉन्फर्मेशन माना जा सकता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति रईसी की, ईरान के विदेश मंत्री की इस दुखद हादसे में मौत हो गई है। यानी कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी हुई है उसके जरिए आधिकारिक तौर पर सामने आई होगी, उसी के बाद यह बयान दिया गया हो। देखिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो समीर जानने की जरूरत है कि ये राष्ट्रपति का मामला है। राष्ट्रपति के साथ जो डेलीगेट्स थे, खासतौर पे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे या बाकी डेलीगेट्स थे, ये सब हाई प्रोफाइल लोग हैं। राष्ट्रपति, सुप्रीम कमांडर, ये सारी चीजें इसलिए की जा रही है क्योंकि अभी ये वो वेरीफाई करेंगे हर चीज की पॉसिबिलिटी को। जब तक वो ऑन ग्राउंड जाकर वेरीफाई नहीं कर लेंगे, जब तक इसकी आधिकारिक सूचना या फिर इसके बारे में ऐलान नहीं करेंगे। लेकिन इंडिकेशन सभी को मिल जाता है। एक्सपर्ट लगातार ये पहले इंडिकेट कर रहे थे कि देखिए, अगर इतने लंबे समय तक अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं, लगातार कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो निश्चित तौर पर हादसा बहुत बड़ा होगा। और ये भी हो सकता है कि अगर उनकी वेयर अबाउट लोकेशंस भी जीपीएस से नहीं मिल पा रही है, तो मान के चलिए कि वो पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट जो है वो जल गया होगा। तो ये पॉसिबिलिटी पहले से ही थी। और अभी जो तस्वीरें आ रही है, ये अपने आप में और इंडिकेट कर रही है समीर कि देखिए, बचने की तो संभावना ही भूल जाइए, बल्कि अब ये कहा जा रहा है कि आसपास के इलाके में ये देखने की कोशिश करेगी रेस्क्यू टीम कि आखिरकार कोई ऐसे सबूत मिल पाए। क्योंकि देखिए, बॉडी अगर पूरी जल जाती है, ये कैसे पता लगेगा कि जब हादसा होने वाला था या पायलट ने किसी तरह से एटीसी से संपर्क किया हो या कुछ ऐसी बात हो जो सामने निकल कर आए इस हादसे से जुड़ी हुई? देखिए, वहां पर विजुअल मिलने का तो लगभग सवाल ही नहीं है, क्योंकि पूरा इलाका कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी से कटा हुआ है। पूरा डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, दूर दराज का इलाका है, ऐसा इलाका जहां पे रिहाइश भी नहीं है लोगों की। दूर दूर से लोग यहां पर, मतलब आप मान के चलिए, लोगों की बसावट जो है बहुत दूर है। तो निश्चित तौर पर ऐसी कोई एविडेंस तो मिलने वाला है। एक अकेली पॉसिबिलिटी है कि वो पता लग सकता है कि हेलीकॉप्टर के अपने डिवाइसेज से, ब्लैक बॉक्स से, दूसरी चीजें जो लगातार, क्योंकि ये राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर था, तो इसमें निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण डिवाइसेज लगाई जाती है, इसको मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफिकेशन में क्या कौन सी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया, ये तभी पता लग पाएगा जब टेक्नीशियंस की टीम वहां पहुंचेगी। आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि जब ऐसी चीजें होती हैं, तो जब तक टीमें उसको पूरे एविडेंसेस को कलेक्ट ना कर ले, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसकी बॉडी कैसी है, किसकी बॉडी कौन सी होगी, क्योंकि पूरी तरीके से बॉडी जल गई होंगी। तो ऐसे में उनके डीएनए के सैंपल लेकर, उनके दूसरी चीजों को लेकर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हाँ, ये बॉडी इस शख्स की थी, ये हालत ऐसी बनी हुई है। तो ये सारी चीजें अभी पॉसिबिलिटी लगातार, बिल्कुल, रेस्क्यू टीम के सामने अभी भी कई चैलेंजेस हैं, कई चुनौतियां हैं, और उनका जिक्र सुमित आपने किया, ब्रिगेडियर त्रिपाठी। लेकिन किस तरह से आप देखते हैं, जब हम ये हादसा या फिर साजिश इस एंगल का जिक्र करते हैं, तो ये ध्यान में आता है कि ईरान और इजराइल की दुश्मनी इस वक्त चरम पर थी। इजराइल और अमेरिका का क्या रोल आप देखते हैं? इजराइल जिसने सबसे पहले यह कहा कि शायद इस हादसे में कोई जिंदा बचा हो, अमेरिका जिसने अभी तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुई है। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल समीर, देखिए, दो चीजें मैं और ऐड करूंगा। अमेरिका के एक सेनेटर ने यह बोला है कि अच्छा हुआ कि इनकी मौत हो गई, क्योंकि ये टेररिस्ट थे।
क्योंकि आप जानते हैं कि हम सब लोग जानते हैं कि अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ था रियासी के ऊपर, खास करके इसलिए कि 1988 में इन्होंने तकरीबन कहा जा रहा है कि 30,000 प्रोटेस्टर जो थे उस समय उनकी इन्होंने मौत का पूरे की पूरी उसकी इनके ऊपर जो है वो डाला जा रहा था कि इन्होंने कराया है। दूसरा, क्योंकि न्यायपालिका के, ईरान की न्यायपालिका के बहुत अहम अंग थे और ईरान की न्यायपालिका के वो प्रमुख भी रहे और जो फैसले उन्होंने लिए उसकी आलोचनाएं भी हुई, उन्हीं का आप जिक्र कर रहे हैं त्रिपाठी जी। बिल्कुल, ये उसके साथ साथ देखिए न्यूक्लियर पावर के ऊपर कहा जा रहा था कि 60% न्यूक्लियर इनरिचमेंट पर पहुंच गया है ईरान, और हो सकता है जो 90% चाहिए बॉम्ब के लिए उसके लिए कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर हम जानते हैं कितना ज्यादा प्रेशर था, कितने सैंक्शंस लगा रखे थे अमेरिका ने, तो ये चीज भी थी। लेकिन एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं, देखिए अजरबैजान ये जहां से आ रहे थे 600 किलोमीटर दूर था तेहरान से, और वहां से कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम इतनी भी नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन तो होगी, लेकिन अजरबैजान आर्मेनिया हम जानते हैं उनके बीच में लगातार युद्ध चल रहा है आपस में, और अजरबैजान को ऑफ कोर्स रशिया मदद करता है, यूएसए जो है आर्मेनिया को, और इजराइल जो कनेक्शन है, इजराइल कभी कहता नहीं है जो भी करता है, लेकिन जो साइबर अटैक आजकल हैं इसमें आप कह नहीं सकते कि कौन कहां से किस समय क्या कर दे, खास करके इनके ऑपरेशंस पर, कम्युनिकेशन में, या जो इंजन है। दूसरी चीज जो कही जा रही है कि चूंकि 1979 का हेलीकॉप्टर आया हुआ था ईरान में, सैंक्शंस लगे हुए थे, तो इसका मेंटेनेंस भी प्रॉपर नहीं था, जो एक न्यूज आ रही है। पुराना हेलीकॉप्टर था, सैंक्शंस लगे हुए थे, लेकिन राजेश जी एक बड़ी बात ये भी कि 1 महीने पहले ही ईरान और इजराइल में तो वॉर चल ही रहा है। ईरान ने जब हमला बोला मिसाइलों के जरिए, उसके बाद इजराइल ने कहा था कि हम छोड़ेंगे नहीं या फिर हम बख्शेंगे नहीं। तो सीधी बात है, यहाँ पर इस वक्त सवाल तो कई हैं। क्रैश होने के बाद, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद, रईसी की जो मौत की आशंका के बाद कई सवाल उठते हैं राजेश जी। वो बहुत सवाल हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो टाइमिंग है इनके क्रैश का, ये बहुत ही सस्पिशियस है, और देखना ये है कि जो आगे की इन्वेस्टिगेशन है वो क्या, जैसे ब्लैक बॉक्स मिलेगा, क्या क्या निकालती हैं। लेकिन देखिए, इजराइल ने ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पे कब्जा, उस पर काबू करने के लिए कितने कदम उठाए हैं पिछले 10 सालों में। पहले उन्होंने स्टटनेक्स बम लगाया उनके कंप्यूटर्स में, फिर कासिम सुलेमानी को एलिमिनेट किया, तो वो, और उसके बाद जो उन्होंने टारगेटिंग की थी, जब उन्होंने मिसाइलों का जवाब दिया था, तो वो भी उनके न्यूक्लियर बेस के साथ में थी। तो हमेशा वो ये सिग्नलिंग कर रहे हैं कि आप न्यूक्लियर मत जाइए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अगर उनको मैसेज भेजना है ईरान को, तो एक हाई रैंकिंग पर्सन को ख़त्म करना उनके लिए एक स्ट्रेटजी हो सकती है।